Let's begin with another important concept of insurance, that is the insurance intermediaries. कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंश्योरेंस इंटरमीडियरी का एक मॉडल समझा देती हूँ जिससे आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो मान लीजिए कि दिस इज योर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को आप इंश्योरर भी कहते हैं। एंड दिस इज योर प्रोस्पेक्टिव बायर। प्रोस्पेक्टिव बायर क्या है? ऐसा पर्सन जिसको इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेच सकती है, दैट पर्सन इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव बायर। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिव बायर को अप्रोच नहीं करती, ये बीच में एक पर्सन डालती है। दिस पर्सन इज नोन एज ब्रोकर और एन एजेंट। ये इंश्योरेंस कंपनी इस एजेंट के थ्रू इस प्रोस्पेक्टिव बायर को कांटेक्ट करती है और जो एजेंट या ब्रोकर है ये इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे इस बायर को पॉलिसीज सेल करता है। तो ये जो एजेंट या ब्रोकर है इसे आप कहते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी ना सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई नॉन इंडिविजुअल भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी हो सकता है। सो बुक में क्या लिखा है? इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कोई लीगल एंटिटी है या फिर कोई इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई लीगल एंटिटी जो कि इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती है या फिर प्रोस्पेक्टिव बायर को ऑफर करती है। ऐसा पर्सन या ऐसी लीगल एंटिटी इज नोन एज इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। इंश्योरेंस इंटरमीडियरी एक ऐसा पर्सन है जो कि प्रोस्पेक्टिव बायर को इंश्योरेंस खरीदने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। अब इंश्योरेंस इंटरमीडियरी को लाइसेंस कौन देता है? इंश्योरेंस इंटरमीडियरी ऐसे ही बिना लाइसेंस के काम शुरू नहीं कर सकती। अगर आप इंश्योरेंस इंटरमीडियरी बनना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो लाइसेंस आपको कौन देता है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब IRDA जो है वो किस किस के ऊपर कंट्रोल रखता है? IRDA एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ना सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करती है बल्कि जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर भी डंडा रखता है। IRDA ये रेगुलेट करता है ना सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को बल्कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को भी। ठीक है जी। अब इंश्योरेंस इंटरमीडियरी की डेफिनेशन IRDA ने क्या बोली है? अकॉर्डिंग टू IRDA इंश्योरेंस इंटरमीडियरी की डेफिनेशन क्या है? इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में इंक्लूड होते हैं कौन कौन लोग? इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। इंश्योरेंस ब्रोकर्स कौन है? जो कि इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे प्रोस्पेक्टिव बायर को पॉलिसी सेल करके आएंगे, दैट पर्सन इज नोन एज इंश्योरेंस ब्रोकर। इंश्योरेंस कंसल्टेंट कौन है? मान लीजिए आप इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज के बारे में कंसल्टेंसी राय चाहते हैं तो ऐसा पर्सन जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ऐसा पर्सन क्या है? इंश्योरेंस कंसल्टेंट। अब सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स क्या हैं? जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले एक पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को या फिर आपको चेक करने के लिए आता है, ऐसे पर्सन को आप सर्वेयर कहते हैं। और लॉस असेसर कौन है? जिस टाइम पे आपकी पॉलिसी में किसी तरह का लॉस हो जाता है और आप क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करते हैं तो ऐसा पर्सन जो आपके लॉस को जांचने के लिए आता है, ऐसे पर्सन को आप लॉस असेसर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो IRDA के सेक्शन 2F के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में कौन कौन आता है? इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, सर्वेयर एंड लॉस एसेसर। अब देखिए, जब इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस एजेंट को अपॉइंट किया तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो गया एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी है ये प्रिंसिपल है और जो इंश्योरेंस एजेंट है इसका रिलेशनशिप एजेंट वाला है।
तो प्रिंसिपल एजेंट का एक रिलेशनशिप इनमें एस्टेब्लिश हो गया। तो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो एजेंट कौन है? एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग्स करता है, ऐसे पर्सन को आप एजेंट कहते हैं। अब इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस एजेंट का मतलब क्या है? इंश्योरेंस एजेंट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है अंडर सेक्शन 42। अब बिना लाइसेंस के इंश्योरेंस एजेंट काम नहीं कर सकता, इसलिए लाइसेंस होना जरूरी है। तो ऐसा पर्सन जिसके पास लाइसेंस है अंडर सेक्शन 42 और जो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे काम करेगा, और बदले में उसको क्या मिलेगा? बदले में उसको कमीशन या फिर सैलरी मिलेगी। किससे मिलेगी? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये बदले में क्या करेगा? जो इंश्योरेंस एजेंट है, ये जो इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करेगा या फिर रिन्यू करेगा या फिर लैप्स्ड पॉलिसीज को रिवाइव करेगा। तो अगर हम इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस एजेंट को कंसिडरेशन फ्लो हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? कमीशन या फिर सैलरी की फॉर्म में। और जो इंश्योरेंस एजेंट है वो बदले में इंश्योरेंस कंपनी को क्या दे रहा है? बिजनेस ला के दे रहा है। बिजनेस, इसका जो बिजनेस है वो सेल कर रहा है, इसकी जो पॉलिसीज है उसको रिन्यू कर रहा है या सेल कर रहा है या फिर रिवाइव कर रहा है। सो according to the insurance act, what are the essential characteristics of an insurance agent? First of all, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए अंडर सेक्शन 42। सेकेंडली, इंश्योरेंस कंपनी से उसको कमीशन या फिर सैलरी मिलनी चाहिए। एंड थर्डली, बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीज को सेल करेगा, रिन्यू करेगा या फिर रिवाइव करेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है ये प्रिंसिपल है और जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है दैट इज योर एजेंट। तो जो एजेंट है उसके कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। ये क्या ड्यूटीज हैं? फर्स्ट ड्यूटी इज ओबीडियंस, कि जो भी प्रिंसिपल कहेगा एजेंट को उसको मानना पड़ेगा। और जितनी अथॉरिटी, जितनी पावर प्रिंसिपल ने एजेंट को दी है वो उस अथॉरिटी के स्कोप में रहकर काम करेगा। इन केस अगर एजेंट अपने दिए गई पावर से बाहर कोई भी काम करता है और इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसे काम के लिए, ऐसे लॉस के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। तो एजेंट की जो फर्स्ट ड्यूटी है वो ये कि जितनी प्रिंसिपल ने पावर दी है उस पावर के बाउंड्री में रहकर ही अपना काम पूरा करे। सेकंड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस पासिंग ऑन द पावर। अब देखिए जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट को डेलीगेशन करी है, डेलीगेशन मतलब अथॉरिटी दी है प्रिंसिपल ने एजेंट को। अब जो एजेंट है ये इस ड्यूटी को आगे किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। मान लीजिए ये जो प्रिंसिपल है दिस इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो एजेंट है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है और जो पर्सन ए है, जो एजेंट है, वो ड्यूटीज को डेलीगेट करना चाहता है बी को। तो ए बी को अपनी दी गई ड्यूटीज डेलीगेट नहीं कर सकता। अगर वो ड्यूटीज डेलीगेट करना चाहता है बी को तो उसको पहले प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी, LIC से परमिशन लेनी पड़ेगी। द थर्ड ड्यूटी इज ड्यू केयर एंड डिलिजेंस। अब जो एजेंट है अपना काम करते हुए उसको चाहिए कि वो पूरे ध्यान से, ड्यू केयर, पूरे ध्यान से और डिलिजेंस के साथ अपनी ड्यूटीज को पूरा करे। अगर उसकी लापरवाही से प्रिंसिपल को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाता है तो एजेंट को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट ड्यूटी इज अकाउंटेबिलिटी। जो एजेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है
कि जो भी पैसा या जो भी अकाउंट एजेंट ने लोगों से इकट्ठा किया है उसका पूरा हिसाब किताब प्रिंसिपल को सच्चा सच्चा प्रोवाइड करे, और जो पैसा उसने इकट्ठा किया है उसको प्रिंसिपल के पास डिपॉजिट करे और प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे अपने पास, ताकि कोई भी कंफ्यूजन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ना रहे। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि सारे रिकॉर्ड्स और सारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रिंसिपल को टाइमली प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज डील्स ओनली इन प्रिंसिपल्स नेम। अब क्योंकि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो इन केस वो थर्ड पार्टीज के साथ डील करता है तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे डील करेगा, अपने नाम पे कोई भी डीलिंग्स नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट एंड ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस इन केस ऑफ डिफिकल्टी। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो गई जिसमें जो एजेंट है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो ऐसे में वो प्रिंसिपल के पास जाके प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस की वेट करेगा, ऐसी प्रॉब्लम को प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करेगा और उसकी इंस्ट्रक्शंस की वेट करेगा। इन केस प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे प्रिंसिपल भी आउट ऑफ रीच है, तो ऐसे में एजेंट हर वो कदम उठाएगा जिससे कि वो प्रिंसिपल के हितों की रक्षा कर सके। द नेक्स्ट ड्यूटी इज नो सीक्रेट प्रॉफिट्स। अब एजेंट जो है वो कुछ भी अगर अर्न करता है तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को देना मैंडेटरी है। किसी भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट एजेंट अर्न नहीं कर सकता। एजेंट को जो प्रिंसिपल की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो मिल रहा है वो रेम्यूनरेशन ऑलरेडी मिल रही है। रेम्यूनरेशन के अलावा एजेंट का किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट अर्न करने का कोई भी अधिकार नहीं है। द नेक्स्ट ड्यूटी इज कि बिजनेस करते हुए अगर एजेंट को किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में मिलती है या प्रिंसिपल के बिजनेस के बारे में मिलती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो प्रिंसिपल उसको ऐसा करने से रोक सकता है। The last duty of the agent is that in case the principal dies or in case the principal gets insane, दिमागी तौर से उसकी जो पोजीशन है वो खराब हो जाती है प्रिंसिपल की, या फिर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो खत्म हो जाता है। जो उनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता है वो खत्म हो जाता है इन केस प्रिंसिपल डाइज और प्रिंसिपल गेट्स इनसेन। तो ऐसे में जो एजेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो हर वो स्टेप उठाए जिससे कि वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट्स की, प्रिंसिपल के हितों की रक्षा कर पाए। ठीक है जी, अब ये तो बात हो गई ड्यूटीज की कि उसके क्या कर्तव्य हैं। अब एज एन एजेंट उसके राइट्स क्या हैं, उसके क्या हक हैं, ये डिस्कस करेंगे हम। द फर्स्ट राइट इज द राइट ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन, अब रिटेंशन का मतलब क्या है? रिटेंशन का मतलब है रोकना। व्हाट डज रिटेंशन मीन? रिटेंशन मीन्स रोकना। अब मान लीजिए कि बिजनेस कंडक्ट करते हुए एजेंट के कुछ खर्चे हुए, कुछ एक्सपेंसेस इनकर करे एजेंट ने, या फिर उसकी जो कमीशन है वो ड्यू हो गई और एक्सपेंसेस मान लीजिए उसने इनकर करे 5,000 रुपए और उसकी जो कमीशन ड्यू हो गई थी दैट इज ऑल्सो मान लीजिए 5,000 रुपए, तो टोटल 10,000 रुपए उसने प्रिंसिपल से लेने हैं। और जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने लोगों से पैसा इकट्ठा किया है प्रीमियम के तौर पे, वो पैसा इकट्ठा किया है मान लीजिए 20,000 रुपए। तो ये जो 20,000 रुपए प्रिंसिपल को देने से पहले वो अपने एक्सपेंसेस और अपनी कमीशन को रोक लेगा इसमें से, और बाकी अमाउंट प्रिंसिपल को पे कर देगा। ठीक है जी, तो राइट ऑफ रिटेंशन में क्या है कि अगर
एजेंट ने प्रिंसिपल को कोई अमाउंट देना है तो जो उसका अमाउंट ड्यू हो रखा है वो अपना कमीशन का और एक्सपेंसेस का अमाउंट माइनस करके रिटेन करके रख सकता है और जो बाकी अमाउंट है वो प्रिंसिपल को दे देगा। द सेकेंड राइट इज राइट टू रेम्यूनरेशन। अब क्योंकि जो एजेंट है वो अपना काम कर रहा है तो अपने काम के लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये उसका राइट है कि वो रेम्यूनरेशन क्लेम करे प्रिंसिपल से। लेकिन इन केस अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, उसने कोई ऐसी गलती करी है जिसके लिए प्रिंसिपल को किसी तरह का कोई लॉस हुआ है, तो ऐसे में उसका ये जो राइट टू रेम्यूनरेशन है वो खत्म हो जाएगा। द थर्ड राइट इज राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब है कब्जा करना। अब अपने जो सम्स एजेंट के ड्यू हो चुके हैं, कमीशन या फिर एक्सपेंसेस, अगर प्रिंसिपल उसको उसके एक्सपेंसेस या कमीशन नहीं दे रहा तो ऐसे में एजेंट के पास अगर प्रिंसिपल की किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी या कागज पड़े हैं या गुड्स पड़ी हैं या पेपर पड़े हैं, तो उन गुड्स को, प्रॉपर्टी को या पेपर्स को वो तब तक अपने कब्जे में रख सकता है जब तक उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो पे नहीं हो जाते। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाई का मतलब क्या है? किसी के लॉस की भरपाई करना। अब मान लीजिए कि बिजनेस करते हुए एजेंट ने कुछ ऐसे लॉफुल काम करे थे जिसके लिए एजेंट को प्रिंसिपल से कुछ एक्सपेंसेस मिलने चाहिए। उसको कोई लॉस हुआ ड्यूरिंग द बिजनेस। अब वो बिजनेस किसके बिहाफ पे कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। सिंस एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारे एक्ट्स करता है, तो अगर किए गए कामों को लेकर अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसे नुकसानों की भरपाई, इंडेमनिफिकेशन कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। उसका ये राइट बनता है कि वो ऐसे नुकसान की इंडेमनिफिकेशन ले पाए। एंड द लास्ट राइट इज राइट टू कॉम्पनसेशन। इन केस अगर जो एजेंट है प्रिंसिपल का काम करते हुए उसको किसी तरह की इंजरी हो जाती है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की लापरवाही से अगर एजेंट को किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है तो उसका राइट बनता है कि वो ऐसी इंजरी के लिए, ऐसे नुकसान के लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। अब ये तो बात हुई ड्यूटीज की एंड राइट्स की, कर्तव्यों की और हक की बात। अब अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ जब हमने इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन करी थी कि ओनली इफ अगर आपके पास सेक्शन 42 के अंतर्गत अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप एजेंट बन सकते हैं। ठीक है, और ये लाइसेंस देता कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये लाइसेंस देती है। तो इन केस अगर आप एजेंट बनना चाहते हो हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो आपको कुछ प्री रेक्विजिट्स, कुछ ज़रूरी बातें सेटिस्फाई करनी होंगी। एंड ऐसी कंडीशंस क्या हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी होंगी? सबसे पहले तो आप मेजर होने चाहिए, आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो माइंड है वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब दिमागी तौर पे आप ठीक होने चाहिए, आपको दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ऐसी पॉपुलेशन में है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ऐसे एरिया में जहाँ पे 5000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो आपको 12वीं कक्षा आपकी पास होनी चाहिए। 12वीं या 12वीं से ज़्यादा की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 5000 से कम है, तो ऐसे में अगर आपने 10वीं भी पास कर रखी है तो आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर कि आपको ये कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। और जो फोर्थ कंडीशन है इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए वो ये है कि जो पर्सन इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है उसने कोई क्राइम नहीं किया होना चाहिए। तो कौन कौन से 4 कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजर होना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते। प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th या फिर +2।
डिपेंडिंग अपॉन कि आपके एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, और क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हैं अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं। अब कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि डिसक्वालिफाइड है, जो कि इंश्योरेंस एजेंट बन ही नहीं सकता, अप्लाई ही नहीं कर सकता? अगर आप IRDA के पास लाइसेंस के लिए जा रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि आप इन 7 पॉइंट्स में से कोई एक तो नहीं। अगर इन 7 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते। पहला पॉइंट क्या है? अगर आप माइनर हैं तो आप एजेंट नहीं बन सकते। अनसाउंड माइंड का पर्सन है कोई, वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता। किसी ने किसी तरह का कोई क्राइम किया है तो वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता। हाँ जी, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने क्राइम किया था और उसके लिए उसको जेल हो गई थी, उसको सेंटेंस मिला था, ठीक है, लेकिन उस सेंटेंस को कंप्लीट हुए, उस सजा को कंप्लीट हुए 5 साल बीत चुके हैं, तो ऐसे में इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है वो पर्सन। क्या कंडीशन है? अगर आपने क्राइम किया है तो आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते, लेकिन क्राइम के बाद जो सजा मिली थी उस सजा को पूरे हुए अगर 5 साल हो चुके हैं तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज, अगर किसी ने जानते हुए किसी धोखेधड़ी में पार्टिसिपेट किया है, या तो इंश्योरर के अगेंस्ट या फिर इंश्योर्ड के अगेंस्ट कोई धोखा किया है इस किसी पर्सन ने, तो ऐसा पर्सन भी इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता। अगर किसी के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करी तो आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकती है। आपने देखा होगा कि जो बैंक्स हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे होते हैं, तो वो क्या एक तरह से इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। तो इन केस अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहती है तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन कैसे चेक करेंगे आप? जो उस कंपनी के पार्टनर्स या फिर डायरेक्टर्स हैं उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो कंपनी इंश्योरेंस एजेंट बनने के काबिल होगी। नेक्स्ट इज IRDA ने जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि कोई पर्सन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता किन्हीं हालात में, उस एक्शन को, उस कोड ऑफ एक्शन को कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर IRDA के अकॉर्डिंगली जो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर किसी पर्सन ने उसको वायलेट किया है कभी इन पास्ट, कभी तोड़ा है, तो ऐसा पर्सन इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता। तो ये हैं आपके कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस जिस केस में आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते। अब फर्स्ट प्रोसेस तो हमने कर लिया कि कौन सा पर्सन इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है और कौन सा पर्सन इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता। अब मान लीजिए कि आपके इंश्योरेंस एजेंट बनने के सारे क्वालिफिकेशंस फुलफिल हो गए हैं, तो अब आप सेकेंड स्टेप पे पहुंचेंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको इंश्योरेंस एजेंट के लिए फॉर्म भरना है और उस फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका प्रूफ, मान लीजिए कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी +2 है तो +2 की डेट मार्कशीट लगा दीजिए। एज का प्रूफ लगा दीजिए, आइडेंटिटी का प्रूफ लगा दीजिए, आइडेंटिटी के प्रूफ में आपका आधार कार्ड आ जाएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस लगा दीजिए, और साथ में जो भी फीस है उस फॉर्म की वो आप अटैच करके इस फॉर्म को सबमिट करा दीजिए। ठीक है जी। फॉर्म सबमिट होने के बाद नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। अभी मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन में क्या बताया था कि जिस पर्सन ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करी वो पर्सन इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता। तो ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए करनी है? 50 घंटे की ट्रेनिंग पर्सन को कंप्लीट करनी है अगर वो इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है, और उसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जब वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा तो उसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, और 50 आवर्स की उसको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। अगर कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस का कॉम्पोजिट एजेंट बनना चाहता है, कॉम्पोजिट एजेंट क्या होता है?
जो कि ना सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में डील करेगा, जनरल इंश्योरेंस में भी डील करेगा। ऐसे एजेंट को आप कॉम्पोजिट एजेंट कहते हैं। तो अगर आप कॉम्पोजिट एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको 75 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप लाइफ या जनरल इनमें से किसी एक इंश्योरेंस के एजेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 50 आवर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।